मोस्टली अगर हम बात करते हैं आज आपका टॉपिक है मिनरल्स एंड मिनरल्स इंडस्ट्री। मैं सोच रहा था कि आप गेस लगा सकते हो। खैर देखिए, दो पार्ट हो गए आपके, एक हो गया आपका मिनरल्स का और एक है उसकी इंडस्ट्री। अगर हम इस कंडीशन पे जाएं, मिनरल्स आपका क्या कहलाता है? मिनरल्स को क्या कहेंगे? खनिज। ठीक है, वन वे या टू वे, कैसे क्लास कैसा चाहते हो आप? वन वे पोजीशन या टू वे? वन वे ट्रैफिक पे चले हो, केवल एक तरफ से संवाद होगा, या अप एंड डाउन। आप जिस जगह के लिए अपनी कोचिंग कर रहे हैं या आपने सोचा है कि हाँ मैं इस पोजीशन तक जाऊं, ठीक है। खनिज किसे कहते हैं आपने कुछ क्लियर किया होगा, सब्जेक्ट क्लियर किया है। हम फिलहाल अभी बेसिक पे चलेंगे कि आखिरकार ये जो खनिज है ये क्या है, मिनरल्स क्या है, आप बता सकते हो? मिनरल्स या खनिज क्या है? क्या है खनिज? अगर हम झोपड़पट्टी की बात करें, झोपड़पट्टी में जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, तो दो शब्द आते हैं, एक आता है खनिज और एक आता है चट्टान या सैल। ठीक है, खनिज और चट्टान या सैल, ये दोनों चीजें अलग हैं। सूक्ष्मता क्या है? भूपरपट्टी पे आपका चीका मिट्टी भी मिलेगी, ग्रेनाइट भी मिलेगा, या आप उसको जनरल बात करें तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान जिसे आप परतदार चट्टान कहते हो, और रूपांतरित, ये तीन है मेन। कठोर चट्टान या कठोर भूभाग, पृथ्वी का जो आंतरिक या आपके ऊपर की भूपरपट्टी है, और मुलायम, ये दोनों का जो सम्मिश्रण है हम उसको चट्टान कहेंगे। खनिज में केवल एक चीज़ आती है कि जब हम किसी संयोजन सम्मिश्रण की बात करते हैं, जब हम मिश्रण की बात करते हैं, जैसे आप कहीं पे देखिए तो सीमेंट है, गिट्टी है, बालू है, इसका जब आप एक निश्चित संयोजन बनाते हैं तो वो संयोजन क्या हो जाता है? जब क्वांटिटी सही होती है, ज़्यादा सीमेंट आप मिलाते हो तो वो चीज़ ज़्यादा कठोर होती है। क्वांटिटी में आप अंतर करते हो तो क्या होगा? जो संगठन है वो मजबूत होने की अपेक्षा थोड़ा सा प्लस माइनस होगा, या तो कठोर हो जाएगा या तो कमज़ोर होगा। सैल जो है वो फर्स्ट पोजीशन की हम अभी बात नहीं करते सैल की। खनिज में मोस्टली आपके ऐसे तत्व हैं, ऐसे सम्मिश्रण हैं, एक या एक से अधिक तत्वों का जब सम्मिश्रण होता है और उनमें जो भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है उसका खनिज में प्रधानता होती है, या हम उसको, उस खनिज को उस नाम से जानते हैं।
ये खनिज मुख्यतः आपके अलग अलग संरचनाओं में, अलग अलग क्षेत्र की स्थिति में, जैसा आपका भूगर्भिक स्थितियाँ हैं, जैसे आपके जो भी घटक हैं कार्बनिक अगर हैं तो वहाँ पे कार्बनिक आपके खनिज आएंगे। तो आपने हीरा की खदान की नाम सुना होगा पन्ना में। हीरा भी एक क्या है, खनिज है, और वो केवल एक ही तत्व से मिलकर के बना है। अगर एक तत्व का है तो एक ही तत्व की बात आएगी। अगर दो या दो से अधिक तत्व मिले हुए हैं और उस संयोजन में जिस तत्व की प्रधानता होगी वो खनिज उस नाम से बताया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन ये आती है बाद में कि अगर हम खनिजों की बात करते हैं, भारत में खनिज जो हमारी स्ट्रक्चर है, जो हमारी प्राकृतिक संरचना है, वो संरचना खनिज के अंतर्गत बहुत ही मूल्यवान हम स्थिति में हमारे पास हर सभी खनिज उपलब्ध हैं, कुछ प्रचुर मात्रा में और कुछ कम मात्रा में। ये जो खनिज हैं आपके, इनमें से मुख्यतः 200 या 1000 के आसपास के खनिज हैं जो हम डिफाइन कर चुके हैं। हम इन खनिजों को उनकी पहचान जो है कठोरता के आधार पर, विदलन के आधार पर, विदलन मीन्स जब हम उसको तोड़ देते हैं खनिजों का, जब हम तोड़ते हैं खनिज तो उसमें से जो लिफ्ट निकलती हैं, जो परत दिखती हैं, जब टूटने के बाद किसी चीज़ को आप तोड़ते हैं तो वहाँ से वो कुछ टूटा हुआ या दरकी हुई चीज़ दिखती है, क्रैक्स मिलते हैं, तो उन क्रैक्स के आधार पर हम उसको पहचानते हैं। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो नाखून से खुरिद जाते हैं, ऊपर की भोकर पट्टी उनकी, तो उनकी कठोरता की हम पहचान करते हैं। क्रिस्टल है, उसकी चमक है। तो इन विभिन्न जो पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स के आधार पर हम खनिजों की पहचान करते हैं या हम उसके गुण की भी पहचान करते हैं। उनके जो सम्मिश्रण हैं, हम सम्मिश्रण के आधार पर भी हम उन खनिजों को विभिन्न भागों में डिवाइड करते हैं। अगर मुख्यतः ये जो खनिज हैं आपके, पूरे भारत का जो बेल्ट है, अगर हम पूरे भारत की बेल्ट की बात करें तो पूरे भारत को हम विभिन्न भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड करने के बाद आप उसमें पंचानवे विभिन्न प्रकार की मिनरल्स हैं। 10 मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं, 4 फ्लूर पाए जाते हैं, 3 आपके एटॉमिक, 55 ऐसे मिनरल्स हैं जो अन्य स्वरूपों के अंतर्गत पाए जाते हैं। इन पूरे बेल्ट को अगर हम देखें तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक भागों में हम खनिजों को डिवाइड करते हैं। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वो खनिज कहलाते हैं जिसके अंतर्गत खनिजों में धातुओं का पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता आती है। जैसे आपका एल्युमिनियम है, ठीक है। इसके आगे अगर हम देखें तो अभ्रक है, आपका जिप्सम है, फेल्डस्पार है। तो ये अलग अलग मेटेलिक और नॉन मेटेलिक आपकी
जो बोल्ट है, तो ये सभी चीज़ें आपके अलग अलग स्थितियों में है। कॉपर है, आयरन है, अभ्रक हो गई। एनर्जी के रूप में देखें तो कोयला, पेट्रोलियम, थोरियम और यूरेनियम, ये आपके एनर्जी के हैं। और नॉन मेटेलिक और मेटेलिक ये आपके खनिज पाए जाते हैं। पूरे भारत को अगर हम डिवाइड करें तो सबसे पहले है आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर की जो बेल्ट है वो पूरे भारत को अगर हम डिवाइड करें तो सबसे पहली बेल्ट आती है जिसे हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। इसमें लौह अयस्क इस पूरे बेल्ट में 93% पाई जाती है। कोल 84% और क्रोमाइट 70% पूरे बेल्ट में पाई जाती है। दूसरा है आपका हिमालयन बेल्ट। ये बेल्ट हिमालय का जो भूभाग है, हिमालय का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत सम्मिलित होती है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई मेटेलिक मिनरल्स नहीं पाया जाता। तीसरा है आपका इंडियन ओशन। इंडियन ओशन मीन्स भारत का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र जो आपका गुजरात से लेकर के केरल, फिर जाकर के इधर आपका बंगाल की खाड़ी, वहीं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की तरफ से आता है। तो भारत का जो तटीय भूभाग है, इस तटीय भूभाग के अंतर्गत 4000 मीटर की जो गहराई है, यहाँ तक आपके मेटेलिक के क्षेत्र पाए जाते हैं और इन क्षेत्रों में आपके खनिज का उत्खनन किया जाता है, जिसमें सिलिकॉन, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नेसाइट पाए जाते हैं। मिडिललैंड बेल्ट, ये मिडिललैंड बेल्ट जो है खनिज के तौर पर अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण, या आप इसे कह सकते हो कि ये एक ऐसी खनिज बेल्ट है जिसमें अधिकतर खनिजों का उपलब्धता पाई जाती है। और इस खनिज बेल्ट में आपके मैग्नीशियम, बॉक्साइट, कॉपर, मार्बल और लाइमस्टोन, ये खनिज आपको यहाँ प्राप्त होते हैं। जिसमें आपका झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये स्टेट बेल्ट के अंतर्गत आते हैं। वेस्टर्न बेल्ट में मुख्यतः महाराष्ट्र का विभाग आता है और इसमें मुंबई का कोस्टल एरिया, गुजरात, राजस्थान में सैंडस्टोन, मार्बल,
जिप्सम, ये ऐसे खनिज हैं जिनको इस बेल्ट से और इन क्षेत्रों से निकाला जाता है। गुजरात और राजस्थान इन दोनों में साल्ट नेक्स्ट है आपका साउथ वेस्टर्न बेल्ट। साउथ वेस्टर्न बेल्ट गोवा, केरला और कर्नाटक आयरन, लोह एश, थोरियम, बॉक्साइट खाद्यान्न का उत्खनन किया जाता है। मुख्यतः अगर हम देखें इसे तो ये आपके 6 बेल्ट हैं। 6 भागों में ये पूरे जो खनिज हैं इन्हें हम 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं और ये पूरे 6 भाग पूरे इस खनिज को, या आप कह सकते हो कि खनिज की जो भी उपलब्धता है, ये इस पूरे 6 भूभाग के अंतर्गत हम केवल इसको डिफाइन करते हैं। इनमें मुख्यतः इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं इस खनिजों में, तो इंडस्ट्रियों में आयरन और कोल इंडस्ट्री में 97% आपका जो रिवर बेसिन है, गोदावरी, महानदी, सोन, दामोदर, इन नदियों में आपके कोल इंडस्ट्री पाई जाती है। मध्य प्रदेश, रानीगंज, बोकारो, ये जो कोल आपके हैं ये मुख्यतः 4 भागों में आते हैं। खनिजों की जो मैंने आपसे बात की कि जिस खनिज के अंतर्गत जो सम्मिश्रण होगा आपका, उन सम्मिश्रणों में जिस खनिज की मात्रा ज़्यादा होगी, 4 ऐसे कंडीशंस हैं या 4 ऐसे प्रकार हैं, टाइप्स हैं, जो जिन खनिजों में आपके कोल पाए जाते हैं, कोयले का उत्पादन होता है, लेकिन उन सब में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और ये 4 प्रकार के कोयला के प्रकार हैं, जो आपके हेमेटाइट हैं, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट। हेमेटाइट अगर हम मैग्नेटाइट की बात करें तो इसमें 70% आयरन होता है। हेमेटाइट सेकेंड लार्ज उत्पादन है इसका। 50% लिमोनाइट, फोर्थ में मैग्नीशियम और
मैग्नीसाइज पाया जाता है। मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का एक बार और मैग्नीशियम और मैग्नीसाइज। महाराष्ट्र के रानीगंज में, झारखंड हजारीबाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। कोयले का जो निर्माण है ये कई दशकों के बाद, जैसे अगर हम एशियन पीरियड में जाएं, आदिकाल में, तो उस आदिकाल में सबसे पहले जो भूभाग था वो था आपका गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड ये और तहसील सागर था। इस तहसील सागर का जो अब परिवर्तन है, मीन्स ये जो भी आपके कालचक्र हैं, जो बाढ़ आती हैं, इसके साथ साथ जो डिपॉजिट होता रहता है, इन डिपॉजिट्स में जिस मिनरल्स की या जिस अवयव की आपकी निर्माण ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ होती है, उसके आधार पर हम खनिजों का विदोहन करते हैं, या खनिजों का जो उत्पत्ति है, जो निर्माण है, इन डिपॉजिट्स के आधार पर ही होता है। मुख्यतः जहाँ पर फॉरेस्ट हैं, जहाँ पर वनीय भूभाग होता है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, जीवाश्म हैं, इनके द्वारा कोयले का और जो आपके ऑयल इंडस्ट्री हैं, इनकी संख्या ज़्यादा रहती है। कोस्टल एरिया में अगर हम बात करें, कुकिंग ऑयल, ऑक्साइड पार्ट, पेट्रोलियम में आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, जो आपकी परतदार चट्टानें हैं, ये पेट्रोलियम के द्वारा जीवाश्म जहाँ पर पाया जाएगा वो वहाँ पे पेट्रोलियम है आपका। मेजर फील्ड्स गुजरात में कावेरी नदी, कृष्णा, गोदावरी, इन नदियों के बेसिन के जो तटीय भूभाग है वहाँ पर पाया जाता है पेट्रोलियम। नेचुरल गैस, सत्रह 1700 किलोमीटर का जो रनिंग एरिया है, इस रनिंग एरिया में आपके मुंबई हिल्स और बेसिन के बीच का जो भूभाग है, वेस्ट और नॉर्थ इंडिया का, उसके बीच में नेचुरल गैस के प्लांट पाए जाते हैं, या आप ये कह सकते हो कि उसमें नेचुरल गैस पाई जाती है। 1984 से गैस अथॉरिटी के द्वारा ये नेचुरल गैस का खनन जो प्राप्त उपलब्धता है वो की जाती है। एलपीजी वगैरह इसका आप उपभोग करते हैं। LPI इन ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया, ये नेचुरल गैस की पाइपलाइंस के द्वारा
इनका आदान और जिसको आप कहते हो आयात और निर्यात किया जाता है। स्टील इंडस्ट्री झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये आपकी मुख्य स्टील इंडस्ट्री हैं, जिनमें जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम, विशेष शरीर, ये स्टील इंडस्ट्री हैं जो विभिन्न राज्यों में क्रमशः संचालित है। न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी आपकी, जैसे आप खनिज में कोयले की बात करते हैं, कोयले से आप बिजली का उत्पादन करते हैं, जल से आप बिजली का उत्पादन करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जिसे आप अणु या परमाणु की आप बात करें तो इनके द्वारा भी एनर्जी का डेवलपमेंट होता है। और ये एनर्जी का डेवलपमेंट अगर आप साइंस में देखें तो एक जैसे बूंद है आपकी, जो अगर आप पानी की बूंद एक गिराएं तो एक बूंद जब ज़मीन में गिरती है तो उससे दूसरी बूंद का अभ्युदय होता है, दूसरी से तीसरी बूंद का अभ्युदय होता है। तो इसी प्रकार से आपके जो न्यूक्लियर एनर्जी आपकी एनर्जी है वो इसी प्रकार से संचालित होती है कि एक पॉइंट जिसके बाद दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। ये बेनिफिट भी है इसकी और इसका खामियाजा भी है। ये यूरेनियम और थोरियम, ये जो आपकी खनिज है यूरेनियम और थोरियम, इनके द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप की जाती है। अलवर, कुल्लू, विभिन्न न्यूक्लियर एनर्जी के आपके स्रोत हैं। तमिलनाडु में थोरियम का उत्पादन होता है। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, जो यूरेनियम और थोरियम का जो उत्पादन है अपने देश में, इसकी जानकारी अपने पास रखता है कि आपके पास कितना उत्पादन हुआ और उस उत्पादन को आपने कहाँ पर उसकी खपत की। उत्तर प्रदेश में नरोरा, तमिलनाडु में कलपक्कम, राजस्थान में कोटा, गुजरात में काकरापर, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं और न्यूक्लियर एजेंसी जो एनर्जी है आपकी, उसे इंक्रीज किया जाता है, उससे उत्पादन लिया जाता है।
आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, एक टन कॉपर 1400 किलोवाट की एनर्जी जनरेट करता है। अगर हम 1 टन कॉपर का यूज करते हैं, उसका प्रयोग करें, तो उससे हम 1400 किलोवाट की एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। लोनावाला, हैदराबाद में ये आपके पावर प्लांट लोकेट हैं। हिंदुस्तान कॉपर, ग्लाको, हिंदुस्तान कॉपर, बाल्को, BALCO, बाल्को, फालतू बोल रहे हैं फालतू। बाल्को, BALCO, यहाँ पर कॉपर रिफाइनरीज हैं। अगर हम अब्रक की बात करते हैं, बीका की, तो उड़ीसा का कोरडामा क्षेत्र ऐसा है जो सबसे ज़्यादा अब्रक का उत्पादन करता है। कौन सा क्षेत्र? कोराडामा, आंध्र प्रदेश, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, झारखंड में 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी आपकी मेगा की बेल्ट है। राजस्थान में जयपुर और उदयपुर में इसका उत्पादन होता है। बॉक्साइट की बात करें तो टोटल 100% में 34.9% बॉक्साइट मुख्यतः आपका उड़ीसा से प्राप्त होता है। इसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, अमरकंटक, एल्युमिनियम बॉक्साइट, एल्युमिनियम बॉक्साइट की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
टर्म्स हिंडाल्को, उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को प्लांट लगा हुआ है। उड़ीसा में हीराकुंड में, उड़ीसा में हीराकुंड, छत्तीसगढ़ कोरबा, कोरबा, लेड तथा जिंक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और केरला। इन जगहों पर इसका उत्पादन होता है। मुख्यतः ये ऐसे खनिज हैं जिनको हम प्रमुखता के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं। अलग अलग हम अगर सबकी बात करते हैं तो उनमें से ये खनिज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जिनका उत्पादन है, जिनका हम दूसरे देशों में निर्यात भी करते हैं, अपना उत्पादन भी है। और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई और वो पॉलिसी 2019 की थी कि आखिरकार हम जो आपके खनिज हैं, हम इन खनिजों का किस प्रकार से विदोहन करें, इनको हम कैसे संरक्षित करें और विदोहन से अपने वर्तमान समय को आगे लेके चलें। संरक्षण से हम अपने भविष्य का जो आने वाला समय है, जो भविष्य में जो भी आपकी क्रियाएं हैं वर्किंग होंगी, उनके लिए भी हम इनको संचित करके चलें। तो उत्खनन से लेकर के इनका एरिया, उत्पादन, इनका विकास और संरक्षण, ये गवर्नमेंट ने 2019 की अपनी पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी के आधार पर गवर्नमेंट ने इन सभी क्षेत्रों को विभिन्न अथॉरिटी के अंतर्गत रखा। उनके समय समय पर उनकी निगरानी भी की, उसकी आवश्यकता, उनकी जो भी इनकी एक्टिविटी हैं उन पर ध्यान रखा। संरक्षण इसलिए क्योंकि हम कोई भी रिसोर्स है अपना, उस रिसोर्स की हम तब तक उपलब्धता ले सकते हैं जब तक हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक विदोहन हम उसको मिसयूज करते हैं। तो उस मिसयूज से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने विभिन्न पॉलिसियों के अंतर्गत, मैं केवल मिनरल्स की बात नहीं करता कि केवल खनिज में आपकी बात आई है, गवर्नमेंट हर सेक्टर पे पॉलिसी का निर्धारण करती है और उस पॉलिसी के द्वारा वो ये बताने का प्रयास करती है कि हमारे पास कौन सी चीज़ कितनी है और हम उसको किस तरह से अच्छे ढंग से उसको हम संचालित कर सकते हैं। ये मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं तो मिनरल्स अलग अलग जो खनन करते हैं
जहाँ पे खनन इसका होता है, वो ये कहते हैं कि एक जनरल उसका कुछ नहीं है। चिकित्सीय में देखें तो हम इसको कहते हैं विटामिन्स की बात करते हैं। विटामिन्स भी क्या हैं? ये खनिज ही हैं। विटामिन्स जो हैं ये खनिज ही होती हैं, जिनके द्वारा डॉक्टर्स हमको विभिन्न जो कैप्सूल वगैरह टैबलेट वगैरह देता है वो विटामिन्स की ही देता है। यहाँ पर हम इसको खनिज का नाम देते हैं, वहाँ वो विटामिन का नाम देते हैं। तो सबके सेक्टर बाई सेक्टर सबके अलग अलग नाम हैं और अलग अलग जानकारी के आधार पे अलग अलग हम इसकी उपलब्धता या उपयोगिता को ज्ञापित करते हैं। मिनरल्स में चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस आपके हैं कि इन्वायरमेंट को बनाए रखना, डिप्लॉयमेंट आपका लोकल पॉपुलेशन का, इन खनिज के जो भी आपके कारखाने हैं इनमें आप स्थानिक जनता का भाग ज़्यादा से ज़्यादा दिलाना, एयर और वाटर पोल्यूशन को बचाना। झारखंड एरिया में जो आपकी बोकारो है, यहाँ पे खनन होते होते जो मेन आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक उसके नीचे नीचे खनन हो चुका था। जब ये कंफर्म हुआ कि नहीं इसके ऊपर बस्ती है तो रातों रात उस प्लांट को वहाँ से बंद किया गया। उसमें बालू रेत वगैरह ऊपर से भरी गई, उसको वहाँ से फिर बचाया गया। तो इस वजह से दो 2025 तक अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का एक प्लान है कि 2025 तक इस फील्ड में 6 मिलियन पीपल को इस सेक्टर से जोड़ देना है 2025 तक का। देन इससे जो जीडीपी होगी वो $47 बिलियन की होगी। इसे 2025 तक $125 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम इसमें इस सेक्टर के द्वारा हम जो अपनी इनकम है उसको 47 से $125 बिलियन के पास ले के आ सकते हैं। ओके, और कुछ